वरना मेवात में जितने लोग हैं अवसरवादी हैं तो वो इधर उधर जाते रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपने कहा कि भाई ये भाजपा की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये भाजपा में नहीं जा रहे, ये सत्ता की मलाई चाटने जा रहे हैं। और उसी में मोहम्मद इलियास का बेटा जो जावेद खान है, ये तो पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही दल बदल का माहिर हो चुका है। पुनाना से विधायक हैं, चाहे वो हथीन से मोहम्मद इजराइल है, ये लोग पैसा तो इन्होंने बना लिया। पर अगर ये सोचते हों कि भाई ये विधायक बन जाएंगे तो ये मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे। भाजपा में पहला मनोहर लाल ने जब चीफ मिनिस्टर रहते हुए जाकिर हुसैन को अपने पाले में किया था, तब से ये शुरुआत हुई है। अब जो दूसरी शुरुआत जो है राज्यसभा चुनाव के समय जो झटका दिया है एक तरह से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में, तो जो मेवात बदला है क्या सिर्फ अवसरवादिता के कारण, सत्ता की मलाई के लिए? अभय चौटाला जब राजनीति का कख है नहीं जानता था, तब से मैं राजनीति में हूँ। उनके दादाजी का कितना प्रिय था वो अभय चौटाला भी जानता है। जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अभय चौटाला जी क्या कर लेंगे। अभय चौटाला का परिवार कांग्रेस विरोधी परिवार है। इनकी वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक आजकल एक है, तो ना तो कांग्रेस इनको नजदीक अपने लाएंगी और ना ये कांग्रेस के नजदीक जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के नजदीक जाने से इनको कोई कुछ मिलना नहीं है। तो जिसको भी कांग्रेस से मिलाई नहीं मिलेगी या कांग्रेस से कुछ टिकट नहीं मिलेगी, वो कहाँ जाएगा। अब जाकिर हुसैन को कोई भविष्य नहीं है आफ्ताब भर के रहते हुए, तो जाकिर हुसैन करे क्या। मेवात के अंदर दो परिवार है, तैयब हुसैन और खुर्शीद अहमद, और असली जो मेवात का जो परिवार था वो है तैयब हुसैन का परिवार। तैयब हुसैन का परिवार 1925 से विधायक है कि जो मान लो बीजेपी का उम्मीदवार 20,000 वोट से हारता था, ये 10,000 से हार जाएंगे। इससे ज्यादा कोई बहुत लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ने वाला। तो मेवात का अपना चरित्र है कि वो पहली प्राथमिकता हिंदू के मुकाबले में मेव को देते हैं, जो भी मेव होता है उसको देते हैं। खुद कांग्रेसियों ने कांग्रेस को धर्मशाला बना रखा है। जो अगर ये मान लो भाजपा में होते तो भाजपा अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे मेवात की राजनीति की। मेवात की राजनीति की बात इसलिए करेंगे क्योंकि कल 25 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेवात के दौरे पर हैं। पुनाना में उनकी रैली होनी है और बड़ी खबर ये आ रही है कि मोहम्मद इलियास जो कांग्रेस के विधायक हैं वह भी रैली के मंच पर हो सकते हैं और उनके बेटे जावेद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जावेद जननायक जनता पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, अलग अलग दलों से चक्कर लगाते हुए अब कल उनका भाजपा में जाना तय बताया जा रहा है। ये साधारण बात है, उसको लेकर के हमने वेद प्रकाश विद्रोही को अपने साथ नहीं बिठाया है। मेवात के नेता आते जाते रहते हैं, अलग अलग दलों में जाते रहते हैं। हम केवल जावेद के मुद्दे को लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वेद प्रकाश विद्रोही को। कांग्रेस के पुराने नेता हैं, लेकिन साथ साथ विचारक भी है, चिंतक भी है, राजनीति की रग रग से वाकिफ़ हैं, हरियाणा की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, गहराई से समझते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब इनकी पार्टी के खिलाफ बोलना हो तो बोल लेते हैं। दलगत राजनीति से उठकर जब समीक्षा की बात आती है तो अपनी पार्टी पर भी तीर चलाने में कोई संकोच नहीं करते। इसलिए विद्रोही जी हमारे साथ हैं और चर्चा होगी आज मेवात की राजनीति की। और चर्चा का केंद्र ये है कि पहले जाकिर हुसैन, उसके बाद कुछ और नेता और अब जावेद मोहम्मद इलियास। राज्यसभा चुनाव में देखा ही होगा मेवात के नेताओं ने किस तरह, आपकी पार्टी के विधायकों ने किस तरह राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के भी खूब बहस हुई। लेकिन अभी भी तकनीकी रूप से वो कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं। तो इन सारी मुद्दों पर हम चर्चा ये करेंगे और आपसे जानना ये चाहेंगे कि मेवात के मेव नेताओं का, नूंह जिले के मेव नेताओं का भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव क्यों हो रहा है, जबकि भाजपा का और मेवों का और मुस्लिमों का तो 36 का आंकड़ा माना जाता है और परिणाम भी यही बताते रहे हैं। लेकिन मेवों की जो राजनीति है, हरियाणा की जो मेव राजनीति है, नूंह जिले की जो राजनीति है, मेवात बेल्ट की जो राजनीति है, वह बदल क्यों रहे हैं? क्योंकि 25 जुलाई को जावेद की भी सुन रहे हैं कि वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जाकिर हुसैन जैसे बड़े नेता पहले ही शामिल हो चुके हैं। तो मेवात की राजनीति हमको समझा दीजिए आप। वैद्य जी, मेवात की राजनीति अवसरवाद, सिद्धांतहीनता
और दल बदल से जुड़ी हुई है। मेवात में कोई ऐसा राजनीतिक परिवार नहीं है जो बार बार जिसने दल ना बदला हो और हर दल में जो ना रहा हो। केवल इस समय 2 युवा विधायक हैं जो पिछले 2-3 टर्म से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी एक तो आफ्ताब अहमद हैं जी जी। जो 2009 से लगातार नू से विधायक बने, तो वो कांग्रेस से जो जुड़े हुए हैं। आफ्ताब भाजपा काबू में नहीं आ रहे हैं। नहीं गए हैं अभी। जी, जी। और एक है मामन खां इंजीनियर, जी, जी। वो भी लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब अहमद के पिताजी खुर्शीद अहमद जी खिलाड़ी रहे हैं, वो विभिन्न दलों में छलांग लगाते रहे हैं। जी जी तो अगर आप नए विधायक के रूप में या नए नौजवान नेता के रूप में कहेंगे मेवात में, तभी मामन खां इंजीनियर ही हैं जी जी जिसने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से ही शुरू किया था और आज तक वो कांग्रेस में ही है। जी जी। जो नई पौध है नई उनकी पौध बात है, कर रहे नई हैं, पौध जो है। पुराने खिलाड़ी जो मैं उनकी बात नहीं कर मैं रहे हैं। नए पौध की बात कर जी रहा हूँ। जी तो जी इसलिए अब ये 2 नए खिलाड़ी हैं, ये देखते हैं क्या करते हैं। जी जी वरना मेवात में जितने लोग हैं अवसरवादी हैं तो वो इधर उधर जाते रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपने कहा कि भाई ये भाजपा की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये भाजपा में नहीं जा रहे, ये सत्ता की मलाई चाटने जा रहे हैं। अब सत्ता की मलाई चाटने जाकिर हुसैन भी गए हुए हैं जी जी और वो जानते हैं कि भाई उनका इतना बड़ा परिवार, खुद का जनाधार होते हुए भी वो भाजपा विधायक नहीं बनेंगे, जी परंतु उनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना रखा है, अपनी मलाई चाट रहे हैं। जी जी इसके अंदर नसीम अहमद खान है, एक भूतपूर्व विधायक जो शायद रेवाड़ी के भाजपा के प्रभारी भी बना रखे हैं, जी जी वो भी गए हुए हैं भाजपा में। तो कोई ऐसा नहीं है कोई एक ये पहला पूर्व विधायक हो, जी जी कई लोग हैं। और उसी में मोहम्मद इलियास का बेटा जो जावेद खान है, ये तो पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही दल बदल का माहिर हो चुका है। जी हर दल आपने बता दिया, इसने कोई दल छोड़ा नहीं। और भाजपा से ये पींगे को आज से नहीं बढ़ा रहा। जी जी इसके फादर का भाजपा को वोट देने में इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि ये जो इसका पिताजी जावेद के दबाव में वोट दी। हाँ कि इसको टिकट दिलवाना चाहते थे, हम्म। तो पर इसको टिकट नहीं दी कांग्रेस ने 2024 की, और उसकी बजाय उसके फादर को दे दी जो बीमार भी थे और भैया अस्वस्थ भी थे, उम्र भी हो गई थी। जी जी तो कांग्रेस की एक भूल थी। अगर मान लो उसके बेटे को टिकट नहीं देना चाहते थे तो कांग्रेस को मोहम्मद इलियास को भी टिकट नहीं देनी चाहिए थी। जी जी पर कांग्रेस ने जो गलती की थी उसका परिणाम भुगत रही है। तो इसका बेटा विधायक बनना चाहता है, तो वो ये चाहता है कि भाई किसी तरह इसका फादर रिजाइन कर दे बीच के अंदर, जी जी। और भाई सरकार के बल पर तू विधायक बन जा। ये उसका ख्वाब है, उपचुनाव का हाँ, ख्वाब है। ख्वाब है उसका। पर उसका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। भाजपा कितनी कोशिश कर ले, कितना ही मेवात के नेताओं को कर ले, वो खरीद फरोख्त तो कर सकती है। और ये जो बिके हुए लोग हैं, चाहे वो पुनाना से विधायक हैं, चाहे वो हथीन से मोहम्मद इजराइल है, ये लोग पैसा तो इन्होंने बना लिया। पर अगर ये सोचते हों कि भाई ये विधायक बन जाएंगे तो ये मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। जी जी तो ये केवल मात्र सारा खेल पैसे बनाने का है, और ये भी जानते हैं। और मेवात की राजनीति मैंने बताया स्थायित्व है ही नहीं। मेवात के लोग जिसका भी राज आता है उसी में चले जाते हैं। अभी तक ये 2 भागों में बटे हुए थे, कांग्रेस और लोकदल में ही ज़्यादातर चलता था। ये जितने विधायक हैं जिनके आपने नाम लिए हैं सारे लोकदल से बने हैं। कांग्रेस से मोहम्मद इलियास बना है, और मोहम्मद इलियास का जो फादर था वो कांग्रेस से विधायक भी बना और कांग्रेस से सांसद भी बना था। मेरी थोड़ी बीच में बात काट रहा हूँ। मेरी थोड़ी बात जो है वो ये बात का जो केंद्र था वो ये है कि भाजपा जैसी पार्टी जिसे आमतौर पर मुस्लिम विरोधी पार्टी माना जाता है, मुस्लिम को एक को भी टिकट नहीं देती है। आम धारणा है कांग्रेस में, जननायक जनता पार्टी में, लोकदल में, इनेलो में, इनमें तो आना जाना रहा है। भाजपा में पहला मनोहर लाल ने जब चीफ मिनिस्टर रहते हुए जाकिर हुसैन को अपने पाले में किया था, तब से ये शुरुआत हुई है। अब जो दूसरी शुरुआत जो है राज्यसभा चुनाव के समय जो झटका दिया एक तरह से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में, तो जो मेवात बदला है क्या सिर्फ अवसरवादिता के कारण, सत्ता की मलाई के लिए? मेवात नहीं बदला जी, हरियाणा की राजनीति बदल गई। जी जी हरियाणा की राजनीति में पहले इनेलो प्लेयर होती थी, जब इनेलो प्लेयर नहीं, मेवात नहीं बदला। आप दोनों बात, नेता नेता बदले, चुनाव में धराशायी होंगे। हाँ, मेवात भी नहीं बदला, हरियाणा की राजनीति भी नहीं बदली। आपने सवाल किया कि भाई ये लोकदल और कांग्रेस में आते जाते रहते थे, अभी बीजेपी में क्यों गए? जी
तो अब मलाई चाटने के लिए बीजेपी का अलावा कोई है नहीं। अब हरियाणा की राजनीति दो ध्रुवी हो गई। हरियाणा की राजनीति का एक ध्रुव कांग्रेस हो गया और एक ध्रुव बीजेपी हो गया, और जननायक पार्टी हो और चाहे इनेलो हो, वो पिछलग्गू पार्टी होगी। हाशिए पे चले गए, जो हाशिए पे जाकर भाजपा की पिछलग्गू पार्टी होगी। तो पिछलग्गू पार्टी में मलाई तो मिलती नहीं। देखो अभय चौटाला ने धमका दिया था, मुकदमा कर दिया था, मेरे खिलाफ भी कर देगा अभय चौटाला जब राजनीति का कख है नहीं जानता था, तब से मैं राजनीति में हूँ। उनके दादाजी का कितना प्रिय था वो अभय चौटाला भी जानता है। अभय चौटाला जब देवीलाल जी के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, तब मेरा कितना सम्मान करते थे देवीलाल जी, अभय चौटाला जानता है। तो अभय चौटाला वेद प्रकाश विद्रोही जो कहता है, तब पिछलग्गू की भूमिका भाजपा की पिछलग्गू जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अभय चौटाला जी क्या कर लेंगे? दे देंगे, नोटिस दे देंगे। कोई पिछलग्गू शब्द जो होता है वो कोई अपमानजनक शब्द तो है नहीं। पिछलग्गू का मतलब होता है कि जो भाजपा से के साथ राजनीति करे। और जब ये मान लो कोर्ट में जाएंगे तो उसकी व्याख्या कर दूंगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, चलिए अभी ये कोर्ट में एक सेकंड, अभय चौटाला, मैं आपके सामने भी व्याख्या कर रहा हूँ। अभय चौटाला का परिवार कांग्रेस विरोधी परिवार है। इनकी वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक आजकल एक है। तो ना तो कांग्रेस इनको नजदीक अपने लाएंगी और ना ये कांग्रेस के नजदीक जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के नजदीक जाने से इनको कोई कुछ मिलना नहीं है। तो इनके लिए अपनी जो ताकत है, जितनी भी इनके पास ताकत है, उस ताकत को समेटकर जो उसका ये राजनीतिक दोहन कर सकते हैं, वो भाजपा में ही कर सकते हैं। तो भाजपा इनका स्वाभाविक विकल्प है। जब भाजपा को जरूरत पड़ेगी ये भाजपा में चले जाएंगे, और जब भाजपा को इनकी जरूरत नहीं तो ये विपक्ष में अपने राजनीति करते रहेंगे। तो चलिए मूल विषय ये था कि इसलिए मलाई केवल भाजपा के पास है, इसलिए जा रहे हैं। मलाई दो जगह ही है, कांग्रेस या भाजपा के पास। क्या तो कांग्रेस का राज आएगा, भाजपा पर राज आएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि राजनीति नहीं बदली है मेवात की, हरियाणा की राजनीति बदल गई। हरियाणा की राजनीति का जो ध्रुव कभी इनेलो होती थी कांग्रेस के मुकाबले में, वो ध्रुव भाजपा में बन गई। तो जिसको भी कांग्रेस से मलाई नहीं मिलेगी या कांग्रेस से कुछ टिकट नहीं मिलेगी, वो कहाँ जाएगा? अब जाकिर हुसैन को कोई भविष्य नहीं है आफ्ताब भर के रहते हुए, तो जाकिर हुसैन करें क्या? अगर वो कांग्रेस तो उनको कोई घास नहीं डालेगी तो वो जाए कहाँ? भाजपा उनके पास विकल्प है। तो इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो भाजपा में अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए कि वे किस तरह जीत जाएं। पर एक चीज तो स्वीकार करेंगे कि भाजपा मेवात में सेंध लगाने में कामयाब हुई है, कुछ हद तक सत्ता बल पर हुई है, वो रहेगी। क्योंकि हरियाणा का मेव उतना कट्टर नहीं रहा है ना। हरियाणा का मेव और ये हरियाणा की राजनीति, भाजपा कुछ भी कर ले, ध्रुवीकरण की राजनीति हरियाणा में है ही नहीं ना। आप ये भी तो कटु सत्य मानिए कि भाजपा कितना ही हल्ला मचा ले, भाजपा ने मेवात के अंदर कितना हल्ला मचाया था, वो शिव धर्म के नाम पर जलाभिषेक यात्रा कहना चाह रहे हो आप ना, उसका हरियाणा में क्या असर पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। क्योंकि नल्लड़ की हरियाणा में को असर पड़ा क्या? नल्लड़ एक पैसा भर भी राजनीति का असर नहीं पड़ा। इन्होंने मामन खान को देशद्रोही पता नहीं क्या क्या साबित कर दिया, पर हरियाणा की राजनीति में या मेवात की राजनीति में कोई फर्क पड़ा हो? क्योंकि जो हरियाणा की राजनीति है वो उस तरह की राजनीति है ही नहीं मुस्लिमों की, जिस तरह की राजनीति और राज्यों के अंदर। चलिए अब एक बार हमारे दर्शकों को आप, जो मेवात के तैयब हुसैन है, जो प्रमुख राजनीतिक परिवार हैं, दो ही हैं मुख्य रूप से तो, लेकिन तीसरा परिवार अभी आफ्ताब अहमद का जो परिवार है हम उसको मान लेते हैं, जो दो परिवार है। मेरी बात गलत कर दीजिए साबित, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जो मेवात की राजनीति है, उस मेवात की राजनीति की शुरुआत से हम जानना चाह रहे हैं। जो बड़े परिवार, जो तैयब हुसैन से ही शुरुआत हम चाहते हैं। जो मेवात के अंदर दो परिवार हैं, तैयब हुसैन और खुर्शीद अहमद। और असली जो मेवात का जो परिवार था वो है तैयब हुसैन का परिवार। तैयब हुसैन का परिवार 1925 से विधायक है। इनके फादर, जो तैयब हुसैन के जो फादर थे, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो 1925 से लेकर 1947 तक विधायक रहे हैं अंग्रेजों के ज़माने में। और उसके बाद वो आज़ाद भारत में विधायक रहे, और उसके बाद उनका बेटा आ गया ये तैयब हुसैन, और तैयब हुसैन मंत्री रहे हैं। और तैयब हुसैन के पास एक रिकॉर्ड है कि वो तीनों राज्यों से मंत्री रहे हैं, तीनों राज्यों में विधायक रहे हैं।
ये हमारे दर्शक समझेंगे नहीं, 3 राज्य में एक बार तीन बता राज्य दूं। मैं बता देता हूँ। जी जी। पंजाब के अंदर रहे वो संयुक्त पंजाब संयुक्त था, हरियाणा में अलग नहीं हुआ था। वो विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, राज्य मंत्री थे। फिर जब हरियाणा बन गया तो राज 2 बन गए। हाँ। तो वो रिकॉर्ड में 2 राज हो गए जी, कि पंजाब में वो पहले थे, फिर हरियाणा में वो मंत्री बने, एमएलए बने, मंत्री बने। फिर वो हरियाणा जब अपने बेटे जाकिर हुसैन को उन्होंने विधायक बनाया तो खुद वो राजस्थान में चले गए, कामा से जो बिल्कुल उनकी बेटी भी शायद, ये बेटी भी हाँ, शायद बेटी भी है। जी जी। तो वो उसने चुनाव लड़ा पर वो कामयाब नहीं हुई। उसकी एक लड़का है, उसने नूह से भी चुनाव लड़ा था अभी पिछले दिनों। चलिए, मतलब एक वो भी उन परिवार की कामयाब नहीं राजनीति चल रही है, हुआ। वो हाँ, अब भाजपा के इर्द गिर्द है। वो भाजपा में है। दूसरा परिवार है आफ्ताब अहमद का परिवार। आफ्ताब अहमद के पिताजी थे ये खुर्शीद अहमद। तो कबीर अहमद, और कबीर अहमद को भी राजनीति में ये खुर्शीद लाया। खुर्शीद पहले एमएलए बना और उनका फादर कबीर अहमद भी एमएलए बने, वो बाद में बने। वो खुर्शीद की छोटी हुई सीट पर बने। तो वो परिवार है। और एक बड़ी 3 पीढ़ी का एक परिवार आप रहीम खां का मान सकते हो कि रहीम खां खुद सांसद रहे। उसे लेकर बहस चलती रहती है कि भाई ये है कि दूसरा उसका कारण है ना, रहीम खां सांसद रहे, कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री रहे। उनका बेटा मोहम्मद इलियास एमएलए रहा और उनका दूसरा बेटा हबीबुर रहमान जो संयोग से रेवाड़ी के अंदर नायब तहसीलदार भी थे, वो भी एमएलए रहे। तो जब एक परिवार का बाप और बाप भी एमएलए रहा हो, 2 बेटे भी एमएलए रहे हों, दादा रहा हो, दादा नहीं रहा, अच्छा हाँ, बाप भी 2 बेटे हैं, 2 बेटे और तीसरा पोता अब बीजेपी में जा रहा है। अब इसका क्या भविष्य होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो जिस 2 पीढ़ियों से जिस परिवार में 3 एमएलए रहे हों, 2 बेटे एमएलए बन गए। आपसे एक जवाब चाहेंगे, ये जो बदलाव हो रहा है कि क्या कांग्रेस को इसका मेवात में नुकसान होगा? ये कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये विधायक बनेंगे ही नहीं ना। जो वोटे भाई इतना होगा कि जो मान लो बीजेपी का उम्मीदवार 20,000 वोट से हारता था, ये 10,000 से हार जाएंगे। इससे ज्यादा कोई बहुत लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, विधायकों की संख्या में असर नहीं पड़ने वाला, पॉपुलरिटी में कोई असर नहीं पड़ने वाला। पर क्योंकि मेवात के लोगों का चरित्र ये रहा है कि भाई जो सत्ता रहती है उसको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, अपने काम करवा लेते हैं, वोट वो कहीं और देते हैं। उसका उदाहरण बताता हूँ मैं आपको कि कांग्रेस मेवात जब गुड़गांव आया, फरीदाबाद था, जब इनकी बहुमत रहता था तो प्राय ये लोग में भी एमपी बनते थे। और जब गुड़गांव के अंदर मेवात आया और जब कांग्रेस हिंदू को देती थी, राव इंद्रजीत को दिया और मेवों की अलग विधायक खड़े हुए, जाकिर हुसैन ने चुनाव लड़ा, बसपा से लड़ा। उन मेवात के मेवों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, विधायक में तो कांग्रेस को दिया और एमपी के अंदर उन्होंने जाकिर हुसैन को दिया। तो मेवात का अपना चरित्र है कि वो पहली प्राथमिकता हिंदू के मुकाबले में मेव को देते हैं, जो भी मेव होता है उसको देते हैं। दूसरी प्राथमिकता है उनकी जो सत्ता में होता है। अब क्योंकि इनेलो तो रही नहीं, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था इनेलो का, तो अब उनके पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। विकल्प 2 ही हैं, क्या तो वो इंडिपेंडेंट को देंगे या वो कांग्रेस को देंगे। बहुत थोड़ी संख्या के अंदर भाजपा को दे देंगे। तो इसलिए कोई कांग्रेस के लिए थ्रेट नहीं है, पर बीजेपी को ये फायदा है कि उनको बना बनाया विधायक बन गया। अब ये कांग्रेस की कमजोरी है। मैं बड़ा स्पष्ट कमजोरी क्यों बता रहा हूं कि ये जो विधायक हैं ये खुलेआम भाजपा के अंदर शामिल तो नहीं हुए, उनकी कार्यक्रमों में जा रहे हैं। जबकि दल बदल कानून के अंदर बड़ा साफ लिखा हुआ है कि भाई एक तो विप की जो अवहेलना हो करता है उसके खिलाफ दल बदल का कानून लागू हो सकता है। दूसरा जो पार्टी विरोधी गतिविधि करता है और अपनी पार्टी में रहते हुए दूसरे दल में जाता है, उसके खिलाफ भी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई स्पीकर के पास कांग्रेस को मोहम्मद इलियास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मोहम्मद इलियास के खिलाफ भी करनी चाहिए, मोहम्मद इजराइल के खिलाफ भी करनी चाहिए, जर्नैल सिंह के खिलाफ भी करनी चाहिए, रेणु बाला के खिलाफ भी करनी चाहिए और वो जो शैली है उसके खिलाफ भी। लेकिन एक चीज है, जो दल बदल कानून है वो ये कहता है कि इनकी सदस्यता बरकरार रह जाएगी अगर, सुनो जो आप कह रहे ना, सुनो मेरी बात सुनो ना, दल बदल कानून के तहत तो नहीं रहेगी, लेकिन कांग्रेस अगर इनको निकाल दे, बर्खास्त कर दे। फिर मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा क्या है,
मैंने कहा कांग्रेस को स्पीकर के पास जाना पड़ेगा ना, कानून के तहत स्पीकर के पास याचिका डालनी चाहिए इनको। आपको लगता है स्पीकर फैसला दे देंगे? हाँ, कांग्रेस को दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ याचिका डालनी चाहिए, क्योंकि दल बदल कानून में ये प्रावधान है कि विप के अलावा उसका सांसद और विधायक अगर विधानसभा से बाहर दल दूसरे दल से गलबैया करता है, मिलता है, उनके कार्यक्रमों में जाता है, उनके स्टेज पर जाता है, तो वो भी दल बदल की श्रेणी में आता है। हो सकता है कल मोहम्मद इलियास ना जाए, बेटा चला जाए। कई बार जा चुके हैं ना ये लोग। अच्छा, जा चुके कई बार। मैं वो बात कह रहा हूँ कि उनके कार्यक्रम में जाते हैं ये, तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ये नहीं कर रहे कांग्रेस की, मैं इसीलिए तो कमजोरी बता रहा हूँ। अब करेगा क्या? मान लो स्पीकर इनकी याचिका रद्द कर देगा, इस ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। मेंबर तो वो कांग्रेस के रहेंगे ना। वो कांग्रेस ने इनको सस्पेंड कर रखा है, वो ठीक कर रखा है। सस्पेंड करने की वजह से इनके ऊपर व्हिप कांग्रेस का लागू होता है। अब व्हिप की बात भी कांग्रेस की गलती है। जब कांग्रेस ने बाइकाट किया, जब विशेष सेशन अभी बुलाया था पिछले दिनों, अगर आपको याद हो, महिला नारी वंदन अधिनियम को, नारी वंदन अधिनियम को लेकर ये पांचों विधायक विधानसभा में गए थे। कांग्रेस ने व्हिप जारी क्यों नहीं किया कि हमें बाइकाट करना है? और ये जाना था इन्होंने उस व्हिप का सहारा लेकर, क्योंकि ये पांचों गए थे। इनको मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी है कि वो जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन पर ध्यान ही नहीं देती करने के लिए। वो ऐसे खुद कांग्रेसियों ने कांग्रेस को धर्मशाला बना रखा है। जो अगर ये मान लो भाजपा में होते तो भाजपा अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती, और चाहे स्पीकर नहीं निकालता, स्पीकर उनकी याचिका रद्द करता, कोर्ट में जाने का आधार तो मिलता, आधार मिलता, उस आधार पे इनकी सदस्यता रद्द होती। और मान लो अब नहीं होती तो बाद में होती। दोस्तों, आपने मेवात का विश्लेषण भी सुना। वेद प्रकाश विद्रोही का साफ मानना है, इनकी राय ये है कि चाहे जाकिर हुसैन गए और चाहे अब जावेद जाएं और चाहे मोहम्मद इलियास जैसे विधायक हैं वह बेशक समर्थन करें, ये नेता के स्तर पर तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत दिखाई दे जाएगी, लेकिन आम जन जो मेवात का है, जो मेवात का जो मेव है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा है। और कांग्रेस की जड़ें आज भी मेवात में गहरी है, और इंडियन नेशनल लोकदल और जजपा जैसी पार्टियां जो जड़ें जमाने का प्रयास कर रही थी, जो मजबूत दिख रही थी, वह इसलिए अब कमज़ोर है क्योंकि उनकी भूमिका पिछलग्गू की हो गई है। और जावेद जैसे नेता अगर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कागजों में नेताओं के स्तर पर जरूर लाभ दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति भी ज़्यादा दर्ज कराएगी पहले की तुलना में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आम मेवाती का साथ नहीं मिलेगा। ये वेद प्रकाश विद्रोही का निष्कर्ष है। दोस्तों, आप विद्रोही के निष्कर्ष से कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।